नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग ये घटना चक्र द्वारा निकाला गया यूजीसी नेट पेपर सामान्य प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे। इसमें शिक्षण शिक्षण एवं शोध वृत्ति से संबंधित प्रश्न पत्र और कम्युनिकेशन और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 20 जून 2019 का हम लोग पेपर देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2021 के और 2020 का भी एक पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ता एवं की सामाजिक विशेषता है? तो इसमें क्या है, स्वयं को दूसरों के साथ संबद्ध करने की योग्यता। तो जब कभी भी अपने के अलावा, स्वयं के अलावा किसी अन्य का विश्लेषण आए तो वो सामाजिकता में आ ही जाता है। अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता स्वयं को दूसरों के साथ संबद्ध करने की योग्यता है। वस्तु अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, परिवार, पड़ोस, विद्यालय और समाज से भी बहुत कुछ सीख कर अपनी सामाजिक बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि की वृद्धि करता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन कब होगा? ये शिक्षण के दौरान होगा, क्योंकि मूल्यांकन सत्रांत पर होता है तो उसके कोई मायने नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें व्यक्ति अपना मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। जैसे कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि हमें कितना और उपयोगी बनाना पड़ेगा, कितना और कौन कौन से बच्चों पे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना। तो एक्सप्रेशन क्या है? निर्माणात्मक संरचनात्मक मूल्यांकन तब होता है जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम के समय प्रश्नों द्वारा सीखने वाले छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन प्रविधि में शिक्षक शैक्षिक कार्यक्रम एवं शिक्षण विधियों आदि की गुणवत्ता, प्रभावकारिता तथा उपयोगिता आकलन इसलिए करता है ताकि वह शैक्षिक कार्यक्रम व शिक्षण विधि को और अधिक उत्तम, प्रभावशाली और उपयोगी बना सके। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु किसने प्रस्तुत किया था? तो ये एडगर डेल थे। इन्होंने शंकु में एक विजुअल मॉडल दिया था जो शंकु के निचले भाग में ठोस अनुभवों से शुरू होने वाले 11 चरणों में बना है। इसमें कितने थे? 11 चरण थे, जो ठोस से लेके क्या था, जो अनुभव थे उनके अमूर्त तक पहुंच जाते हैं। इसलिए शंकु को ठोस और अमूर्त विचारों के बीच एक संबंध बनाता है जो शिक्षण और सीखने के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। तो इसमें देखिए, इसमें है ऊपर देखिए वर्चुअल, ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं? वर्चुअल सिंबल है, विजुअल सिंबल है, और क्या है? रिकॉर्डिंग्स, रेडियो एंड पिक्चर्स हैं। तो ये जो वर्चुअल सिंबल और वर्चुअल वर्बल सिंबल है, ये सब किस में आएगा? ये अमूर्त में आएगा, ये मूर्त में थोड़ी ना आएगा। और जो हम लोगों का इसके अलावा अगर नीचे कहा जाए तो इसमें क्या क्या है? नीचे से स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस है, कॉन्ट्राइब्ड एक्सपीरियंस है, डिमेट्स एक्सपीरियंस है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, स्टडी ट्रिप वगैरह, एग्जिबिटिव और एजुकेशनल टेलीविज़न, मोशन पिक्चर्स, ये सब बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ से आ रहा है? ठोस से अमूर्त की ओर जा रहा है। अगला है वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो प्रौढ़ अधिगम कार्यों के लिए क्या होता है? एंड्रोलॉजी होता है। सर्वप्रथम एंड्रोलॉजी का प्रतिपादन मैल्कम सेफर्ड नॉलेज ने किया है। यहाँ इन्होंने इसे कला और विज्ञान माना। इनके अनुसार एंड्रोलॉजी एक प्रक्रिया जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रौढ़ केंद्र में रहने के साथ प्रौढ़ अधिगम गणकारी व अध्यापक दोनों मिलकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। इन्होंने एंड्रोलॉजी के संबंध में कुल 5 मान्यताओं का प्रतिपादन किया। अगला निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है? तो स्मरण, समस्या समाधान, महत्वपूर्ण संवेदी आगतों की पहचान करना, सत्य में विश्वास करना। तो गैर संज्ञानात्मक क्या होगा? सत्य में विश्वास करना। बाकी ये जो 3 होंगी ये नहीं होंगी इसमें से। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संबंध में अधिगमकर्ता में संज्ञानात्मक, बोध और प्रयोगात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता वस्तु स्थिति के बारे में बिना विचार किए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना है, अतः सत्य में विश्वास करना अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि परिकल्पना
परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है। तो ये कौन सी होती है? ये प्रयोगात्मक और कार्योत्तर जो शोध होता है ना, ये परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है। प्रयोगात्मक एवं कार्योत्तर शोध विधि परिकल्पना, परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है। ध्यातव्य है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि में वर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक अनुसंधान के विपरीत शोधकर्ता अध्ययन की किसी परिस्थिति का जिसे वह उपयुक्त समझता हो यथेष्ट रूप में प्रयोग करता है, जबकि कार्योत्तर शोध विधि में घटनाओं के बीच कार्यात्मक संबंधों को ज्ञात किया जाता है और घटनाओं के घटने के कारणों को खोजने का प्रयास किया जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समुच्चय क्रियात्मक शोध चक्र का सही निरूपण करती है? तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले योजना बनाएगी, फिर क्रियान्वयन होगा, फिर अवलोकन होगा, फिर चिंतन होगा। ठीक है, भी होगा। हाँ, क्या है इसमें? योजना, क्रियान्वित, अवलोकन और चिंतन क्रिया निहित करने वाला समुच्चय क्रियात्मक शोध का सही चक्र निरूपित करता है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। ध्यातव्य के क्रियात्मक शोध का तात्पर्य विद्यालय में से संपादित की गई उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार, संशोधन एवं प्रगति के लिए विद्यालय के ही सदस्य जैसे शिक्षक, प्रधानाध्यापक आदि विद्यालयी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले योजना निर्मित की जाती है, तत्पश्चात उसे क्रियान्वित किया जाता है। अवलोकन के पश्चात सुधार द्वारा उसे पुनः लागू किया जाता है। अगला है निम्नांकित में से कौन सी गुणात्मक शोध की प्रमुख विशिष्टता है? तो विधेयात्मक पूर्वानुमानों या दत्त विश्लेषण का परिहार करना। क्या होता है इसमें? गुणात्मक शोध गहनता पूर्वक किया जाने वाला व्यवस्थित प्रक्रियाओं युक्त ऐसा अनुसंधान है जिसमें गुणात्मक प्रदत्त संकलन की विधियों का प्रयोग कर परिकल्पनात्मक निष्कर्षों को मात्रात्मक या गुणात्मक रूप में प्राप्त किया है। इसका संबंध वर्तमान गोचर से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? गुणात्मक शोध का केंद्र बिंदु विशिष्ट परिस्थितियां, संस्थाएं, समुदाय या मानव समूह होते हैं जो कि व्यक्तिगत अनुभवों पर ज्यादा बल देते हैं। अगला है शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य होता है। क्या होता है? विषय वस्तु का व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण करना बिल्कुल नहीं। लेखकों, उनके संबंधों के बारे में सूचना प्रदान करना ये भी नहीं होता है। शोध प्रश्नों का सृजन करना, उनके वैधता निरूपण, बिल्कुल। इसमें क्या होता है? शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य शोध साहित्य की कमियों की पहचान करना तथा अनुसंधान प्रश्नों का सृजन, उनकी वैधता की जांच करना है। अपने शोध कार्य के समय एक अनुसंधानकर्ता का ध्यान सदैव अनुसंधान के उद्देश्य पर केंद्रित होना चाहिए। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता को अध्ययन की परिस्थिति या समस्या के बारे में प्रश्नों का निर्माण करके तथा अध्ययन के लिए उद्देश्य निर्धारित करके अपने उस पर केंद्रित रहने की आवश्यकता होती है। अगला है एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है, उसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए इसके क्या निहितार्थ होंगे? तो वह अस्वीकार कर लेगा उसको। क्या होगा? जब कोई शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है तो वह अपनी मूल शोध परिकल्पना के लिए शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा। ये विपरीत होता है। तो इसमें क्या होता है? शोध परिकल्पना सदैव शोध परिकल्पना के विपरीत होता है। हाँ, शून्य परिकल्पना जो होता है ना, शोध परिकल्पना के विपरीत होता है। इस परिकल्पना के माध्यम हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध में उल्लेख करते हैं। अगला एक गद्यांश है, चले पढ़ते हैं आज। भारत के सांख्यिकी प्रणाली के रहस्योद्घाटन में एक सामान्य विचार अंतर्विष्ट है। सुदृढ़ संस्थाओं वाली आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषता यह होती है कि उसमें विश्वसनीय आंकड़े समय पर जारी किए जाते हैं। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि विश्वसनीय आंकड़े समय पर जारी किए जाते हैं। एक दीर्घकालिक नीति के लिए इंद्रियानुभाविक आधार की आवश्यकता होती है और आंकड़ों की सत्यता के मुद्दे क्या करते हैं? निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। युवाओं की अधिक जनसंख्या वाले देश में राष्ट्रीय विकास संबंधी आंकड़े, विशेषकर कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मूल क्षेत्रों में संबंधित आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे, जहां मानक निर्धारित करने के लिए गठित किए गए निकाय एनएसओ की भूमिका सामने आती है। आंकड़ों की सत्यता पर संदेह करना एक वैश्विक प्रक्रम है। आधिकारिक वक्तव्य पर प्रतिपक्ष के लोगों द्वारा हमेशा संदेह व्यक्त किया जाता है और जमीनी स्तर के लोग जिन्होंने यथार्थ को जिया है उन तक आर्थिक आंकड़ों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। आंकड़ों की कमी राष्ट्रीय नीतियों की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। बिल्कुल, भारत को केंद्रीय सांख्यिकी आयोग जैसे संस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए। इन संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए और बाह्य हस्तक्षेपों से बचाना चाहिए। अधिक प्रकारात्मक स्वायत्तता उनके कार्य को विश्वसनीय बनाएगी
प्रकारात्मक स्वायत्ता का एक परिसूचक उनकी यह योग्यता है कि वे पूर्व निर्धारित समय पर आंकड़ों को जारी करें, चाहे आंकड़े जो भी दर्शाते हों। तभी तो योजनाएं बनती है ना आंकड़ों से। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या था? विश्वसनीय आंकड़ों को जारी करना सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। गद्यांश के अनुसार आंकड़ों की कमी राष्ट्रीय नीतियों की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी, अतः भारत को एनएसओ जैसी संस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए। उनके आंकड़े विश्वसनीय माने जाते हैं, जो कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। निवेश संबंधी निर्णय प्रभावित होते हैं किससे? आंकड़ों की सत्यता के मुद्दे से। अगर आपके आंकड़े झूठे हैं या फिर आंकड़ों ही पे तो निवेश होता है ना, बाहर के लोग आपकी स्थिति तभी तो वो करेंगे ना। सुदृढ़ संस्थाएं आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। विश्वसनीय आंकड़े समय पर जारी होना एक दीर्घकालिक नीति के लिए इंद्रानुभाविक आवश्यकता होती है। अतः स्पष्ट है कि आंकड़ों की सत्यता के मुद्दे निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का कार्य क्या है? मानक निर्धारित करना। एनएसओ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। यह देश में सांख्यिकी कार्यकलापों का विकास, उनका अनुरक्षण करने के साथ मानकों के विकास के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय नीतियों की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जा सकता है? तो ये बाह्य हस्तक्षेपों को बाह्य हस्तक्षेप को हटाकर और स्वायत्त संस्थाओं अधिक स्वतंत्रता देकर, हाँ डी हो जाएगा इसका, और तो सभी गलत हैं। बाह्य हस्तक्षेपों का समर्थन नहीं किया जाता इसमें। प्रश्नगत गद्यांश के अनुसार जहां आंकड़ों की कमी राष्ट्रीय नीतियों की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी, वहीं सांख्यिकी संस्थाओं की प्रकारात्मक स्वायत्ता उनके कार्यों की विश्वसनीयता बनाएगी, जिसका लाभ यह होगा कि बिना आंकड़ों का फल सोचे पूर्व निर्धारित समय पर आंकड़ों को जारी किया जाएगा। अगला है उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को अंततः क्या सुझाव दिया गया? आंकड़े संबंधी कैलेंडर को पालन करना। यह सुझाव दिया कि विश्वसनीय आंकड़े समय पर जारी किए जाएं, जहां आंकड़े संबंधी सत्यता के मुद्दे निवेश को प्रभावित करते हैं, वहीं प्रकारात्मक स्वायत्ता जैसे मुद्दों को अपनाकर आंकड़ों को समयबद्ध बिना दबाव के जारी किया जा सकता है। अगला है जनसंचार का सहसंबंधात्मक प्रकार किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। व्याख्यात्मक पहलू जिनमें विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल है, जनता की राय बनाते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सोशल मीडिया यही है, सोशल मीडिया और कोई भी लेक्चर वगैरह ये सब। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये ए होना चाहिए इसका। हाँ क्या है? कथन ये सही है। जहाँ एक और जनसंचार का विकास समाज के विकास का परिणाम है, वहीं वह सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। तो जनसंचार का सहसंबंधात्मक प्रकार किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। तर्क आर भी सही है। एक ही व्याख्या करता है, क्योंकि किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ या विज्ञापनों के माध्यम से उनकी व्याख्या करना जनसंचार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार मूल समाचार बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, लेकिन उनकी व्याख्या उसे विस्तार देती है। प्रभावी संप्रेषण की कतिपय बाधाएं हैं। क्या है? बहुअर्थकता बिल्कुल है। सरल भाषा नहीं, ये कोई नहीं है। पिष्टोक्ति का उपयोग ये बिल्कुल है। वाक्यों की आसान संरचना ये नहीं है। तो क्या होगा इसका? एक और तीन होगा, एक होगा तीन होगा, तो कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा इसका। ये पिष्टोक्ति क्या कहलाता है? पिष्टोक्ति कहलाता है कि कोई भी मतलब वर्ड जो होते हैं ना, गलत वर्णों का यूज करना। प्रभावी संप्रेषण से तात्पर्य संप्रेषण की उस प्रक्रिया से जिसमें संप्रेषण द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता है। यह किसी भी व्यवसाय के लिए प्राणवायु है, क्योंकि संचार प्रक्रिया में जब एक संदेश संप्रेषक से प्राप्त करता है कि वह प्रभावित अथवा संचरित होता है, तो उसके प्रभाव से संप्रेषक के व्यवहार का अंश भी प्रभावित होता है। प्रभावी संप्रेषण निम्नलिखित बाधाएं: अत्यधिक मौखिक वार्ता, अनुपयुक्त भाषा, यही है पिष्टोक्ति। सीमित बोध, शारीरिक असुविधा, वातावरण, संदेश आवृत्ति, ध्यान आकर्षण, संदेश अपर्याप्तता, सहजता का अभाव इत्यादि। अगला है किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यताएं होती हैं। क्या होती हैं? ये होती हैं अभिव्यक्तियों अनुप्रयोग के नए रूप के उपयोग में। संचार प्रौद्योगिकी निरंतर उन्नत हो रही तकनीकों का समुच्चय है, जिसने सूचना, संचार और संवाद की प्रक्रिया को क्रांतिकारी तरीके से जोड़ा है। इन नई तकनीकों ने जहां एक ओर शिक्षक
के कक्षा संवाद को विस्तार दिया। वहीं दूसरी ओर इसमें छात्रों हेतु स्व अध्ययन के अवसरों को बढ़ावा मिला है। कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी स्वतंत्र अधिगमकर्ता बनने के लिए संसाधन, शैक्षणिक ढांचा दोनों प्रदान कर सकती है। दोनों प्रदान कर सकती है। तो इसमें क्या होता है, कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी स्वतंत्र अधिगमकर्ता बनने के लिए संसाधन, शैक्षणिक ढांचा दोनों प्रदान कर सकती है। अतः इसमें अभिव्यक्तियों, अनुप्रयोगों के नए रूप में जुड़ी मान्यताएं निहित होती हैं। अगला है, कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए तैयार की गई विषय वस्तु का परिणाम होगा। क्या होगा? व्यक्तिकरण होगा, पर्सनलाइजेशन। विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए तैयार की गई विषय वस्तु व्यक्तिकरण, पर्सनलाइजेशन को प्रदर्शित करती है। शिक्षा में व्यक्तिकरण से आशय उस शिक्षण अधिगम से है जहां विभिन्न आवश्यकताओं वाले अधिगमकर्ता को उनकी रुचि, योग्यता व वातावरण के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है तथा इस हेतु विशिष्ट शिक्षण युक्तियों का चुनाव किया जाता है। कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम है, क्या क्या है? सबसे पहले तो जागरूकता होगी, फिर मूल्यांकन होगा, रुचि बढ़ाई जाएगी, फिर मूल्यांकन होगा। उससे क्या बढ़ेगा? इनका ज्ञान बढ़ेगा। कक्षागत संप्रेषण अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु के मध्य अंतःक्रिया है जहां अधिगम के दौरान शब्दों, संकेतों, व्यवहारों के माध्यम से परिवर्तन को निरूपित किया जाता है। कक्षागत अधिगम में संप्रेषण के तत्व क्रमशः जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन और ज्ञान को इंगित करते हैं। तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस के कर लिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमारी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब